जब भी टैक्स सेविंग की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां पर करें। हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि पीपीएफ और एनएससी में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। लेकिन उस वीडियो को डिस्कस करने के बाद मुझे खुद ये फील हुआ कि पीपीएफ और एनएससी दोनों का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑल्दो लॉक इन पीरियड में बहुत फर्क है, बट रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ऐसा कंपैरिजन किया जाए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न का भी बहुत बड़ा डिफरेंस आए। तो क्यों ना आज कंपैरिजन किया जाए एनएससी और ईएलएसएस का। कौन सा बेटर है इसमें से, एनएससी ले या ईएलएसएस ले, ये डिसाइड करेंगे हम आज की वीडियो में आपके एज और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80C के अंदर मिलने वाली दो इन्वेस्टमेंट्स की डिडक्शन के कंपैरिजन के बारे में। मतलब एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस और ईएलएसएस मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज करेगी एज अ म्यूचुअल फंड। मतलब आपसे पैसा लिया जाएगा, मार्केट में लगाया जाएगा और वो पैसा आप चाहोगे, आप बताओगे, उसके हिसाब से लगाया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहते हो तो उस केस में डेट और इक्विटी में जो पैसा लगाया जाएगा वो 75 और 25 होगा। अगर आप कंजर्वेटिव होकर ना करके आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो उस केस में डेट और इक्विटी के बीच में जो लगाया जाएगा वो 25 और 75 लगाया जाएगा। आप चाहो तो ये ऑप्शन आप म्यूचुअल फंड कंपनी के हाथ में भी छोड़ सकते हो कि भाई तुम देखो तुमने कहां लगाना है। ये तो बात आज जो हमने करी वो है फिलहाल की एनएससी और ईएलएसएस का मतलब क्या होता है। लेकिन बात करते हैं इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी इसमें ये है कि ये दोनों सेक्शन 80C के अंदर ही डिडक्शन दिलवाते हैं। मतलब चाहे आप एनएससी लीजिए चाहे आप ईएलएसएस लीजिए, आपको दोनों केसेस में सेक्शन 80C में तो डिडक्शन मिलने वाली है और मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो होती है 1.5 लाख रुपए। तो अब बात ये आती है कि अगर आपके पास कोई और एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है जिसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं, आपके पास पीएफ भी नहीं है, आपके पास पीपीएफ भी नहीं है, आपने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा, ऑल्दो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप इंश्योरेंस करवा लीजिए। टर्म इंश्योरेंस तो खासकर आप करवा के चलिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपने इनमें से कुछ नहीं करा रखा तो और आज आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि यार मैं एनएससी में इन्वेस्ट करूं या फिर मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करूं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें बेसिक कंपैरिजन क्या, मतलब बेसिक क्या डिफरेंस है दोनों में। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना एनएससी और ईएलएसएस के अंदर, वो ये है लॉक इन पीरियड का। एनएससी जो है उसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या 10 साल का, लेकिन ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड होता है सिर्फ 3 साल का, राइट। उसके बाद एनएससी और ईएलएसएस में जो और बड़ा डिफरेंस है वो है रिटर्न्स का। एनएससी के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, राउंड अबाउट करंटली अगर बात करें तो 6 से 7% के बीच में चल रहे हैं। लेकिन ईएलएसएस के पास जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। यहां पर रिटर्न्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, मतलब ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसा इक्विटी मार्केट या जैसा डेट मार्केट परफॉर्म करेगी वैसे ही रिटर्न्स आपको आपकी एएमसी कमा कर देगी। तो अब बात ये आती है कि कौन सा बेटर है इन दोनों में से। वो जानने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पैसे की जरूरत जो आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं आपको कितने टाइम में पड़ सकती है। देखिए, एक होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड तो फिर किसी भी रेट पर मिले हमारे को ले लेना चाहिए। पॉइंट ये आता है कि अगर ये फंड आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस पैसे की जरूरत आपको कितने साल में पड़ने वाली है। अगर आप ईएलएसएस में ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 साल बाद मेरा पैसा फ्री हो जाएगा, मैं लॉक इन से फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद मैं इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरा टैक्स भी बच जाएगा, तो देखिए मेरे हिसाब से 3 साल में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। हो सकता है आपको एनएससी से भी कम मिल जाए। ईएलएसएस के अंदर अगर आप अच्छे से रिटर्न चाहते हैं तो आपको वहां पर कुछ साल तक रहना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी टाइम पीरियड 5 साल या 5 साल से कम है तो उस केस में तो एनएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ईएलएसएस से भी बेटर है।
लेकिन अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि यार इस पैसे की जरूरत मेरे को बिल्कुल लास्ट में पड़ेगी, मतलब इसके अलावा मेरे पास वैसे भी पैसा पड़ा है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं उसको यूज करूंगा, इसे सबसे लास्ट में रिडीम करूंगा, और इसकी जरूरत मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल तक या 15 साल तक नहीं पड़ने वाली है, तो आप उस पैसे को ELSS यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पीरियड के अंदर जो रिटर्न्स होंगे वो मल्टीपल होंगे और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स होंगे और NSE से तो कहीं फार बेटर होंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है एक बेसिक रूल होता है दैट हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हाई रिटर्न, मतलब अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब अगर आपको लगता है यार रिस्क एपेटाइट मेरा बहुत कम है, मतलब मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता, तो उस केस में ELSS तो आपके लिए बने ही नहीं है। आपके लिए कौन बने हैं? आपके लिए NSE बना है, जिसके अंदर रिस्क है ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज होती हैं। इसमें सारा का सारा पैसा आपको किसने चुकाना है? गवर्नमेंट ने चुकाना है। तो अगर आपको यह लगता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उस केस में आप NSE में ही इन्वेस्ट करें, आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हाँ चल ठीक है, रिटर्न्स के लिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए भी रेडी हूं, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स यानी कि ELSS आपके लिए एक बेटर ऑप्शन प्रूव हो सकते हैं। दोस्तों इन एडिशन में आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि ELSS के अंदर ना जो 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है ना, ये देखा जाए तो एक बेनिफिट माना जाता है। लेट्स से आपने NSE में इन्वेस्ट कर दिया और आपको वहां से एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ऑब्वियसली वो कंपाउंड हो रहा है, राइट। लेकिन ELSS में आपने इन्वेस्ट किया और आपको जो जिस ELSS में आपने इन्वेस्ट किया यानी कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या हुआ? 3 साल का ही तो लॉक इन है, 3 साल के बाद वो पैसा आपका फ्री हो जाएगा और आप उसको निकाल कर किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो उससे बेटर रिटर्न दे पाए। इसका मतलब वहां पर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी जल्दी मिल जाती है एज कंपेयर टू NSE। और वैसे भी अगर आप एक बार NSE पे जा रहे हैं, दैट मींस आपका रिस्क एपेटाइट इतना अच्छा नहीं है, आप रिस्क ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब जब 5 साल बाद या 10 साल बाद आपका NSE से पैसा फ्री होगा, तो आप वापस उसको क्या करोगे? दोबारा से NSE में डाल दोगे। एक और चीज बताता हूं, ELSS के केस में मान लेते हैं पहले साल आपने 1.5 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्ट कर दिया, फिर दूसरे साल आपने फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर तीसरे साल आपने फिर इन्वेस्ट कर दिया। अब चौथे साल की बात सुनिएगा। चौथे साल आप चाहें तो जो पहले साल वाली वैल्यू थी उसको रिडीम करके उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो री इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो वो भी आपकी 80C की इन्वेस्टमेंट अगेन कहलाएगी। इसका मतलब 3 बार तो आपको पैसा अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करना है और चौथी बार आप पहली बार रिडम्पशन वाला, पहली बार इन्वेस्टमेंट वाले पैसे को रिडीम करके दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी 80C के अंडर कवर होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम टैक्सेबिलिटी के बारे में। अगर आप NSE में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ पीरियड के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे तो आपके पास आपकी प्रिंसिपल वैल्यू तो आएगी, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। अब वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है या नहीं होता? NSE के केस में यस होता है, मतलब NSE में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ELSS के केस में उसे कैपिटल गेन माना जाता है और कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जम्प्ट है और उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। इसका मतलब सीधा सीधा आपको साफ दिख रहा है कि ELSS के केस में बात करी जाए तो कहीं ना कहीं हमारे को आगे जाके इंटरेस्ट में टैक्स की एग्जम्पशन भी मिल रही है और साथ ही साथ रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो अब कौन सा बेटर है? अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं तो देखिए, ये तो सिर्फ आपकी एज पे, करंटली आपकी एज कितनी है, आप कितना टाइम होरिजन देख रहे हैं, यानी कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आप कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे मेरी एज के हिसाब से, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मेरी टैक्स सेविंग के हिसाब से, तो आई विल गो फॉर ELSS, क्योंकि NSE के अंदर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलना है। शायद मैं उसको ना बचाकर मैं अगर कहीं टैक्स देकर बाकी बचे हुए पैसे को खुद कहीं इन्वेस्ट करता तो शायद उससे बेटर मैं अर्न कर लेता। तो अगर मैं एक जेन्युइन रिटर्न चाहता हूं जिसमें मेरी टैक्स सेविंग भी हो और मुझे एक अच्छा रिटर्न भी मिले, तो मैं ELSS की तरफ ही जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपने सभी दोस्तों से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।